वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे प्रायोरिटी एनकोडर क्या होता है। प्रायोरिटी एनकोडर यानी एक ऐसा एनकोडर जो प्रायोरिटी के बेसिस पर काम करे, यानी कि जिसमें इनपुट डेटा लाइंस की प्रायोरिटी ऑलरेडी सेट हो। अब इनपुट डेटा लाइंस की प्रायोरिटी को सेट करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो अगर हम सिंपल एनकोडर लें जो हमने यहाँ पर बनाया है, ये एक 4x2 का एनकोडर है जिसमें 4 इनपुट्स लाइन और 2 आउटपुट लाइंस हैं। अब अगर डेटा एट अ टाइम किसी एक लाइन सपोज आई नॉट में आया, तब तो आउटपुट आपको मिल जाएगा आई नॉट के हिसाब से। लेकिन एक ही टाइम पर अगर दो डेटा लाइन सपोज आई नॉट और आई वन डेटा लाइंस में डेटा आ गया, तो अब आउटपुट आपको किसके हिसाब से मिलेगा? आई नॉट के हिसाब से या आई वन के हिसाब से? तो यहाँ पर एनकोडर के डिसीजन में एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है कि हम आउटपुट किसके हिसाब से दें, आई नॉट के हिसाब से या आई वन के हिसाब से। इसी कॉन्फ्लिक्ट को दूर करता है आपका प्रायोरिटी एनकोडर। प्रायोरिटी एनकोडर में पहले से ही इनपुट डेटा लाइंस की प्रायोरिटी सेट होती है। कौन सा इनपुट हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, कौन सा इनपुट लोएस्ट प्रायोरिटी का है। जैसे अगर हम इसी एनकोडर की बात करें तो इसमें 4 डेटा लाइंस हैं, I3, I2, I1 और I0। अब अगर हम इस एनकोडर को प्रायोरिटी एनकोडर बनाना चाहते हैं तो हमें इन इनपुट डेटा लाइंस की प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए हमने I3 को रखा हाईएस्ट प्रायोरिटी पर और I0 को रखा लोएस्ट प्रायोरिटी पर। तो अब जो डेटा लाइन हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके लोअर प्रायोरिटी वाले डेटा लाइंस में डेटा है या नहीं है। अगर इस डेटा लाइन पर डेटा आता है तो आउटपुट I3 के हिसाब से ही होगा। अब अगर मान लीजिए कि I2 डेटा लाइन में डेटा आया, तो इसको सिर्फ चेक करना है कि कहीं I3 में डेटा तो नहीं है। अगर I3 में डेटा नहीं है तो जो आउटपुट पर जाएगा वो I2 के अकॉर्डिंग जाएगा। उस केस में आपको I1 और I0 को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। यही कंसेप्ट जाता है आगे, और जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाली डेटा लाइन है, इसका डेटा आउटपुट पर तभी जाएगा जब इससे हायर प्रायोरिटी वाली किसी डेटा लाइन में कोई डेटा नहीं है। तो अब आपने एक प्रायोरिटी सेट कर दी, प्रायोरिटी डिसीजन दे दिया अपने डिवाइस को, जिसके बेसिस पर आउटपुट क्या मिलेगा, किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ये आपने डिसाइड कर लिया। तो ये डिसीजन लेते ही हमारा एनकोडर बन जाता है प्रायोरिटी एनकोडर। अब प्रायोरिटी एनकोडर बनने के बाद हमारे एनकोडर का काम कैसा होगा? अगर I3 डेटा लाइन में डेटा आया है तो इस प्रायोरिटी एनकोडर को कोई मतलब नहीं होगा कि I0 से लेकर I2 तक की डेटा लाइन में डेटा है या नहीं है। वो आउटपुट देगा सिर्फ I3 के हिसाब से। ऐसे ही अगर I2 डेटा लाइन में डेटा आया तो प्रायोरिटी एनकोडर चेक करेगा सिर्फ I3 को कि वहां पर डेटा है या नहीं है। अगर वहां पर डेटा नहीं है तो उस केस में I2 वाला डेटा चला जाएगा आउटपुट पर, लेकिन इसे भी I0 और I1 के डेटा से कोई मतलब नहीं होगा। ये कंसेप्ट हम यूज करते हैं ट्रुथ टेबल और के मैप बनाने के लिए प्रायोरिटी एनकोडर की। अब ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी प्रायोरिटी एनकोडर की? तो प्रायोरिटी एनकोडर में 4 इनपुट्स हैं, I0, I1, I2 और I3। तो हमने इनपुट साइड पर इन्हें मार्क कर दिया। आउटपुट साइड पे 2 फंक्शंस हैं, Y1 और Y0, तो हमने इन्हें भी मार्क कर दिया। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि अगर सिर्फ I0 इनपुट पर आएगा तो आउटपुट पर हमें हमारे एनकोडर में क्या मिलता था। तो अगर आपके एनकोडर में I0 इनपुट पर है तो आउटपुट पर मिलता था 0 0। अगर I1 है तो 0 1, I2 है तो 1 0 और I3 है तो 1 1 मिलता था Y1 और Y0 लाइन में। तो अब हमारे इस प्रायोरिटी एनकोडर के ट्रुथ टेबल में क्या क्या बनेगा? सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर हमारी चारों डेटा लाइंस पर है 0। अब अगर चारों डेटा लाइंस पर 0 है मतलब कि हमने डेटा दिया ही नहीं। तो अगर हमने डेटा दिया ही नहीं तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि आउटपुट पर क्या है। तो यहाँ पर हमने दोनों आउटपुट पर रख दिए हैं क्रॉस, जो शो करते हैं डोंट केयर को। अब इसके बाद I0 लाइन में आया डेटा 1। इस केस में अगर बाकी के हायर प्रायोरिटी साइड की डेटा लाइंस में है 0,
तो हमें आउटपुट मिलेगा आई नॉट के हिसाब से। तो आई नॉट के हिसाब से आउटपुट था 0 0। तो इस केस में दोनों डेटा लाइंस में हमें मिल जाएगा 0 0। इसके बाद I1 में अगर डेटा आता है और इसके साथ ही हायर प्रायोरिटी लाइन में डेटा है 0, साथ ही साथ आई नॉट में अब हम क्या लिखेंगे, तो हमें चूंकि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आई नॉट डेटा लाइन में क्या है, 1 है या 0, तो हम यहाँ पर रख देंगे एक डोंट केयर। वी डोंट केयर अबाउट द डेटा एट आई नॉट, तो हमने यहाँ पे डोंट केयर लिख दिया। इसके बाद I1 के हिसाब से अब हमें आउटपुट मिलना है, तो I1 के हिसाब से हमें आउटपुट मिलेगा 0 1, तो हमने यहाँ पर रख दिया 0 1। अगले में अब I2 डेटा लाइन में डेटा आया, डेटा रखा हमने। अब अगर इस केस में I3 लाइन में डेटा नहीं है तो हमें आउटपुट I2 के हिसाब से मिलेगा, जो कि है 1 और 0। इस केस में हमें I1 और I0 डेटा लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ना। इसके बाद अगर डेटा लाइन I3 1 है तो हमें, चूंकि अब I3 तो हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, तो नीचे वाले डेटा लाइन से हमें कोई मतलब नहीं, हमें आउटपुट तो अब I3 के हिसाब से ही मिलेगा और आउटपुट होगा 1 1। इस केस में ना तो हमें I2 से, ना I1 से और ना ही I0 से कोई मतलब है, तो हमने वहां पर रख दिया है डोंट केयर। तो इस तरह से हमें ट्रुथ टेबल मिल गई। अब ट्रुथ टेबल मिलने के बाद हमें बनाना है इनके लिए के मैप। चूंकि हमारे पास आउटपुट में दो फंक्शंस हैं, y0 और y1, तो हमें दो के मैप बनाने होंगे। कितने वेरिएबल के के मैप बनेंगे, तो इनपुट साइड पर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, तो 4 वेरिएबल वाले दो के मैप हमें बनाना है। अब 4 वेरिएबल वाला के मैप बनाने के बाद हम इसमें अपने ट्रुथ टेबल के हिसाब से डेटा को एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 0 0 0 वाली एंट्री, यानी कि जब हमारे I3 I2 I1 और I0 की वैल्यू है 0, उस केस में y1 भी डोंट केयर है और y0 भी डोंट केयर है। तो ये वाला जो के मैप है ये y1 के लिए है और ये वाला के मैप y0 के लिए है। तो y1 भी डोंट केयर है और y0 भी डोंट केयर है। इसके बाद 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर y1 की वैल्यू है 0 और y0 की वैल्यू भी है 0, तो दोनों ही 0 हैं, तो हमने यहाँ पर 0 रख दिया। इसके बाद 0 0 1 डोंट केयर। अब ये डोंट केयर की वैल्यू 0 भी होगी और 1 भी, यानी हमें ये एंट्री कहाँ कहाँ करनी है, 0 0 1 0 और 0 0 1 1 पर क्या एंट्री करनी है, तो y1 में एंट्री करनी है 0 और y0 में एंट्री करनी है 1। तो 0 0 1 0 पे y1 है 0 और y0 है 1। 0 0 1 1 पे भी y1 है 0 और y0 है 1। अगली एंट्री है 0 1 डोंट केयर डोंट केयर। अब दो डोंट केयर हैं, तो हम दो डोंट केयर्स को यूज करके 4 अलग अलग टर्म्स को बना सकते हैं। वो 4 टर्म्स होंगी 0 1 चारों में कॉमन रहेगा और ये डोंट केयर वाली टर्म हो जाएगी 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इन चारों में y1 में हम क्या रखेंगे, तो y1 में हम रखेंगे 1। इन चारों में y1 में हमें रखना है 1 और y0 में हमें रखना है 0। तो ये 4 लोकेशंस कहाँ पर हैं, आप के मैप में देखिए 0 1 वाली लाइन में ये 4 लोकेशंस इस कंप्लीट रो में हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब y1 वाला जो के मैप है उसमें इन चारों में हम रखेंगे 1, हमने ये 1 रख दिया, और y0 वाले में इन चारों में हम रखेंगे 0, तो हमने 0 रख दिया। अब इसके बाद आखिरी एंट्री जो कि है 1 डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर, 3 बार डोंट केयर आ गया, तो उस केस में 3 डोंट केयर को, मतलब 3 डोंट केयर आपके रिप्रेजेंट करेंगे 8 अलग कॉम्बिनेशंस को। तो उस केस में आपके वो 8 अलग कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, 1 कॉमन होगा 8 में, तो हमने 8 टाइम्स 1 लिख दिया। अब इसके बाद ये 3 बिट्स 0 0 0 से स्टार्ट होकर के 1 1 1 तक जाएंगी, तो अपना नंबर क्या हो जाएगा 0 0 1
तो अब ये सारे नंबर हैं हमारे जहाँ पर हमें सेम एंट्री रखनी है। क्या एंट्री रखनी है? तो y1 के केस में भी 1 रखना है और y0 के केस में भी 1 रखना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 8 जगह पर 1 की एंट्री करनी है, y1 में भी और y0 में भी। और हमारे पास अब 8 ही स्क्वायर्स बचे हैं, यानी बाकी बचे हुए सारे स्क्वायर्स में हमें लिखना है 1। लोकेशन वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब ये हमने लिख दिया। अब हमें लिखने हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस को लिखने के लिए हम के मैप में वंस की पेयरिंग करेंगे। तो पहले बात करते हैं वाई नॉट की। वाई नॉट के मैप में आप देख सकते हैं कि 8 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो अब हमें 8 के 2 पेयर्स मिल रहे हैं। इन पेयर को हम क्या रिप्रेजेंटेशन देंगे? तो अगर हम पहले बात करें ये वाले पेयर की, जो नीचे के 8 स्क्वायर से हमें मिल रहा है, इसके लिए फंक्शन को लिखा जाएगा i3 क्योंकि i3 नहीं बदल रहा है। और कॉलम वाइज जब हम देखेंगे तो सारे वेरिएबल्स बदल रहे हैं क्योंकि चारों कॉलम में ये एग्जिस्ट करता है। तो अब इसके लिए रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा i3 प्लस अगले पेयर में, यानी कि इन 8 के पेयर के लिए हम फंक्शन को लिखेंगे i2, क्योंकि i2 नहीं बदल रहा है इन दोनों रोज में। तो अब हमारा y1 हो जाएगा i3 प्लस i2। वाई नॉट फंक्शन को अगर हम लिखते हैं तो उस केस में एक 8 का पेयर ये बन गया है, जिसे हम नाम देंगे i3 प्लस 4 का एक पेयर बन रहा है यहाँ पर, ये 2 और फोल्डिंग के बाद मिलने वाले ये 2 को कंबाइन करने से। तो ये इस 4 के पेयर का रिप्रेजेंटेशन फंक्शनल होगा। इन 2 कॉलम को आप देखेंगे तो i1 एंड इन दोनों रोज को अगर हम देखेंगे तो i2 का बार। तो अब y नॉट हो गया i2 बार i1 प्लस i3। तो अब हमने अपने फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर लिया। y1 के लिए हमें i3 और i2 की ऑरिंग करानी है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे एक और गेट और इसके इनपुट पर दे देंगे i2 और i3। यहाँ पे हमें मिल जाएगा y1 जो होगा i2 और i3 के बराबर। y नॉट को जेनरेट करने के लिए हमें पहले i1 और i2 के कॉम्प्लीमेंट की एंडिंग करानी पड़ेगी। तो i1 और i2 का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यहाँ पर एक नॉट गेट लगा लेते हैं। i1 और i2 के कॉम्प्लीमेंट को एंड किया, इसके बाद हमने की ऑरिंग किसके साथ? i3 के साथ। तो यहाँ से i3 वाली लाइन से हमने डेटा लिया और एक और गेट लगा दिया, इसके आउटपुट पे हमें मिल जाएगा y नॉट। तो ये हमने प्रायोरिटी एनकोडर का लॉजिक डायग्राम बना लिया, गेट लेवल पर हमने उसे इम्प्लीमेंट कर लिया।